अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, सबसे पहले GTV न्यूज़ और मेरी तरफ से आप सबको दिली ईद मुबारक। आप सब रमज़ान की बरकतें और रहमतें समेटने के बाद आज भरपूर अंदाज में अपनी ईद मना रहे होंगे, अपने प्यारों के साथ, अपने अजीज़ व अकारिब के साथ और अपने बचपन के दोस्तों के साथ मिलने का सिलसिला भी जारी होगा, असातिज़ा के साथ मिलने का सिलसिला भी जारी होगा। चूँकि ईद नाम है खुशियों का, मिल बैठने का और अपनी खुशियों को एक दूसरे के साथ शेयर करने का। तो डेफ़िनेटली मज़े के पकवान भी बन रहे होंगे और आप मज़ेदार खानों से लुत्फ़ अंदोज़ भी हो रहे होंगे। इस मौके पे हमने सोचा कि जहाँ पर अब आप एक भरपूर तरीके से अपने अपने इलाकों में अपनी ईद की खुशियाँ मना रहे हैं, तो हम भी आपके साथ अपना जो एक रूटीन का प्रोग्राम है उससे हट के आपके साथ किसी शख्सियत को मुतारिफ़ कराएँ, जिनसे हम जानेंगे कि उनकी ईद कैसे गुज़री और उनके हवाले, उनकी सियासत के हवाले से भी बात करेंगे। चूँकि पंजाब में एक अहम तरीन आइनी ओहदे पर फाइज़ हैं, तो यकीनी तौर के ऊपर आप जान गए होंगे जब हम आइनी ओहदे की बात करते हैं गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान साहब की। हमारे साथ मौजूद हैं आज के खुसूसी शो में। सरदार साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपको दिली ईद मुबारक, आपने वक्त दिया। खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया, आपको भी ईद मुबारक हो। खैर मुबारक जी। सरदार साहब, आपने डेफिनेटली ईद तो अपने हल्के में गुजारी होगी, तो आपका सियासतदान का जो ईद पढ़ना, ईद गुजारने का तरीका होता है, एक आम आदमी के मुकाबले में मुख्तलिफ होता है। आप अपनी फैमिली के मुकाबले में सबसे पहले अपने हल्के के लोगों के साथ डेरे पे लोग इकट्ठे होते हैं, उनसे मिलना और काफ़ी वक्त उनके साथ गुजरता है। तो आपका पहला दिन कैसे गुजरा जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। पहला दिन तो मेरा शुरू से इसी तरह है कि पहले दिन ज़ाहिर है सुबह उठना है, ईद पढ़नी है, वहाँ पे लोगों से मुलाकात करनी है, और फिर उसके बाद जो गांव के लोग हैं, पहला दिन गांव के लोगों के लिए होता है कि वो आते हैं, उनसे गपशप होती है, कोई बिरादरी रिश्तेदार जो हैं उनसे गपशप होती है, तो बस मिलना मिलाना और खाना पीना ही होता है। राइट सर, जब ईद के मौके के ऊपर आपके चाहने वाले आपके पास आते हैं, आपका अपना एक लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है पॉलिटिकल वर्कर का, तो इस मौके के ऊपर भी जब लोग ईद विश करने के लिए आते हैं तो अपने कुछ मसले मसाइल, कुछ कमिटमेंट्स जो आपने कभी की होती हैं वो भी साथ जिक्र करते हैं। इस मौके पर सिर्फ ईद मुबारक, गले मिलना और खुशियाँ बांटने का मौका होता है जी? नहीं, मेरा ख्याल है ना जी, लोगों के मसाइल इतने ज़्यादा हैं, और फिर ये है कि लोगों की तवक्कुआत भी होती हैं अपने लीडर पे, अपने दोस्त पे। तो ईद पे उतना तो नहीं होता, लेकिन ज़रूर अपने मसाइल भी साथ पॉइंट आउट करते रहते हैं। जो आने वाले टाइम में उनकी ज़रूरतें होती हैं वो भी बताते रहते हैं, और जो पहले उन्होंने कही होती हैं उनके बारे में भी पूछते रहते हैं। आम रूटीन में तो जो भी दोस्त आते हैं ज़्यादातर 99% कामों के सिलसिले में ही आते हैं, लेकिन ईद पे वो 50-50 हो जाता है। कुछ लोग सिर्फ ईद मिलने के लिए आते हैं और 50% ऐसे होते हैं जो अपने मसाइल जो हैं वो भी साथ डिस्कस करते हैं। सर साहब, हमने देखा कि आपने अपने वर्कर्स के लिए या कोई भी जिसका कोई मसला हो वो आप तक पहुंचता है, आप उस तक रसाई में है। हमने देखा कि पंजाब में भी आपकी जो गवर्नर पंजाब की नेक्सी है, मुझे वहाँ पे एक मरतबा आने का मौका मिला, तो आपके इलाके से और पिंडी इस्लामाबाद से बड़ी तादाद के अंदर लोग आए होते हैं। मतलब वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस आपने नहीं लगाई हुई कि यार कौन आ रहा है, किससे मैंने मिलना है, किसी से नहीं मिलना। लोगों की बड़ी तवक्कुआत आपसे वाबस्ता होती हैं, लेकिन आपका जो ओहदा है वो आइनी ओहदा है, उसमें इंतज़ामी इख्तियारात आपके पास नहीं है। तो फिर अपने इलाके के लोगों की, अपने हल्के के लोगों की और बाकी लोगों के जो मसाइल होते हैं उनको हल करने में पंजाब लेवल के ऊपर कैसे आपको कामयाबी मिलती, कैसे उनके मसाइल को हल कर पाते हैं, उनकी तवक्को पे कैसे पूरा उतरते हैं आप? देखिए, एक तो मेरी राय है कि ओहदा जो है वो कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, बंदे की बात है कि वो उस ओहदे को किस तरह इस्तेमाल करता है। तो आइनी ओहदा ज़रूर है, लेकिन बहुत इज़्ज़त और वक़ार वाला होता है, और अगर इस ओहदे को उस इज़्ज़त वक़ार के साथ रखा जाए और अपनी इज़्ज़त को उस ओहदे की इज़्ज़त के बराबर करने की कोशिश की जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। और अल्लाह के फजल करम से मुझे कोई मसला नहीं है। मैंने गवर्नर हाउस जो लाहौर है उसके भी दरवाज़े, आप ख़ुद गवाह हैं, खोले हुए हैं तमाम पब्लिक के लिए। इधर मैं आता हूँ इस्लामाबाद में तो कोशिश करता हूँ पिंडी एनेक्सी में भी बैठूँ, और वहाँ पे भी जो भी आए, किसी पार्टी से तलक हो, किसी फ़िरके से तलक हो, किसी कोने से तलक हो, खुले दिल से आए। मैंने कभी किसी से नहीं पूछा कि आप PTI के वोटर हैं, आप नून लीग के वोटर हैं, पीपल्स पार्टी के या किसके वोटर हैं। एक अल्लाह से वादा है कि उस मालिक ने इतनी करम किया है, उस मालिक ने बहुत बड़ी इज़्ज़त दी है, तो मेरी कोशिश है कि उसकी मखलूक के लिए कुछ मैं आसानियाँ पैदा कर सकूँ। तो मैंने अपने जो जितने मेरे साथ लोग हैं उनको मैंने ये बताया हुआ है कि कोई भी आ जाए, उसकी जो ज़रूरत है, किसी किस्म का उसे मसला है,
उसके लिए गवर्नर हाउस से फ़ोन ज़रूर जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी है, ठीक। और उसके लिए हम एफर्ट करते हैं। और आज के दिन तक जो है वो मैं बड़ा मुतमिन हूँ कि जो रिज़ल्ट है कामयाबी का वो बड़ा अच्छा है, और आगे लोग हमारी सुनते हैं, मुख्तलिफ महकमे हमारी बात सुनते हैं, और जो करने वाला होता है वो ज़रूर करते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि उसकी मखलूक के लिए कम अज़ कम कुछ ना कुछ आसानियाँ जो है वो हमारे हाथों से जो है पैदा हो रही। सही। कुछ लोगों को जब इक़्तिदार मिलता है, किसी ओहदे पर विराजमान होते हैं, तो वो आवाम की पहुंच से थोड़ा दूर हो जाते हैं, और वो भी कहते हैं कुछ हमारी भी ज़िंदगी है, पर्सनल लाइफ है, मिलना मिलाना है, तो थोड़ा सा सिक्योरिटी के मामलात भी हैं, प्रोटोकॉल भी है, थोड़ा सा हटो बचो, डिस्टेंस रखे। लेकिन आपने कभी ऐसा डिस्टेंस नहीं रखा, मतलब है कि आप भी तो इक़्तिदार में हैं, आप एक ओहदे पर फाइज हैं, पर्सनल लाइफ होती है, लेकिन आपने इतना बड़ी तादाद के अंदर लोगों को एक्सेस दी हुई है, तो कैसे मैनेज करते हैं? कभी मुश्किल फील होती है? देखिए, अपनी अपनी एक सोच होती है ना। मैं तो अल्लाह तवक्कल आदमी हूँ, मालिक पे तवक्कुल भी मैंने सारी ज़िंदगी गुजारी है, और हमेशा उस मालिक ने मेहरबानी भी की है। सिक्योरिटी ज़रूरी है, इस लिहाज से नहीं कि चले मैं बहसीत सलीम हैदर जो है वो कोई मायने नहीं रखता, लेकिन बहसीत एक गवर्नर पंजाब और एक पाकिस्तान के बड़े सूबे का गवर्नर होने की हैसियत से मुझे ये बताया जाता है, और मैं उसको यकीनन मानने के लिए तैयार भी हूँ, कि वो एक बहुत बड़ा इशू है कि खुदा न खास्ता गवर्नर के साथ अगर कोई मिसहैप हो जाए तो पाकिस्तान का जो इमेज है पूरी दुनिया में वो डैमेज हो जाता है। ठीक। ये बात अपनी जगह है। लेकिन अब दूसरी, मेरी तबीयत ऐसी है कि मैंने जैसे पहले आपको कहा कि बस अल्लाह तवक्कल है, और मुझे पता है कि मेरा ईमान है कि जो होना है वो रुक नहीं सकता। ठीक। मैं 50 पर्दों में भी बैठा रहूं तो कोई भी, अगर मेरी मौत जिस तरह लिखी हुई है वो उसी तरह आनी है। एक मुसलमान होने की हैसियत से हमारा ईमान है, और अल्लाह खुद मेहरबानी करने वाला है, बस उसकी मेहरबानी साथ हो। तो आपने और हमने देखा कि बहुत बड़ी बड़ी सिक्योरिटीज होने के बावजूद भी जब कोई हादसा हुआ तो बिल्कुल बड़े ऐसा। नुकसानात हो गए। बिल्कुल ऐसे। अभी इन दिनों ना, एक मेरी नेचर है, एक मैं रह नहीं सकता। जब लोग मोहब्बत का इजहार करते हैं तो फिर मैं उनसे दूर नहीं रह सकता कि यार ये क्या सोचेंगे कि ये अब गवर्नर बन गया, ऐसा ही है। तो अब ये वो संसार में आ इसका अमली गया, मुजाहरा देखे अब हम हमें ये जो है वो मिलने से भी रहता है। तो मैं सिक्योरिटी को तोड़ के उन लोगों में चला जाता हूँ। जनरल सर, आपने जब इस अहम आइनी ओहदे पर फायज हुए, तो मुझे याद है आपका इलाका बड़ा फोकस में था, और डेफिनेटली पिंडी घेप हो या ओवरालमा अटक डिस्ट्रिक्ट की बात करें, वहाँ पे बहुत से काम होने की ज़रूरत है। आपने सेहत के मंसूबों के हवाले से बात की, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात की, उम्मीद तो आपने बड़ी दिलाई थी। अब आपको इस ओहदे पर फायज हुए 1 साल 10 माह हो चुके हैं, उन वादों पे किस हद तक आप पूरा उतर सके हैं? क्योंकि हुकूमत तो आपकी नहीं है, इंतज़ामी इख्तियारात आपके पास नहीं है, अब तक आप क्या कर सकें? देखिए, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मेरे लोग भी बड़े खुश हैं, मैं भी खुश हूँ कि इस 1 साल 10 महीने में या 9 महीनों में अपना, अल्लाह का शुक्र है, कुछ ना कुछ मैं अपने लोगों के लिए करने के लिए कामयाब हो गई हूँ। और उसमें ये है कि बहुत सारी ये सारा जो ज़्यादातर हुआ है वो गवर्नमेंट की सपोर्ट से नहीं हुआ। अच्छे लोग जो मौजूद हैं पंजाब में या पाकिस्तान में मेरे पास आते हैं, वो इज़्ज़त एहतराम, तो मेरा उनसे और कुछ भी नहीं होता, यही होता है कि मेरे लोगों के लिए कुछ मेरी मदद करें, और लोग करते हैं। और पाकिस्तान के लोग तो चैरिटी जो है वो मेरा ख्याल है दुनिया में सबसे ज़्यादा देते हैं। लोग को ये यकीन होना कि हम जिस मकसद के लिए ये करना चाह रहे हैं, ये किसी सियासतदान या किसी भी नोटेबल की जेब में नहीं डाल रहा, बल्कि उन लोगों तक पहुंच रहा है, तो लोग देने के लिए तैयार हैं, कोई कमी नहीं है। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अपने उन अच्छे लोगों का जिनकी वजह से ये मुल्क कायम है, कि उन्होंने मेरी बड़ी मदद की। ठीक। तो अल्लाह के फजल करम से हेल्थ के हवाले से मैं पिंडी गेब हॉस्पिटल में डायलिसिस की वजह से लोग मर रहे थे, नहीं था, वहाँ पे डायलिसिस मशीन्स और डायलिसिस सेंटर बनाने में कामयाब हो गए। वो जो है वो अब कंटिन्यू कर रहा है, चल रहा है, अपना फंक्शनल है। फतेह जंग में बेनज़ीर भुट्टो शहीद के नाम से एक डायलिसिस सेंटर, थैलेसीमिया सेंटर, अपना ब्लड बैंक, ये मैं बनाने में कामयाब हो गया हूँ अपना सुंदर्स फाउंडेशन और रेनल केयर के तावन से। ठीक। वो प्राइवेट एक बिल्डिंग लेके हमने बनाया, और वहाँ पे हमारे गरीब लोग जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो वहाँ से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। ठीक। एक फ्री डिस्पेंसरी अपने गांव में बड़े अच्छे लेवल की जो है वो मेडिसन वहाँ पे गरीब लोगों को फ्री मिल रही है।
और डॉक्टर्स बैठे हुए हैं बड़े अच्छे लेवल के। एक फ्री डिस्पेंसरी फतेह जंग के ये एक और गांव है रतवाल, उसमें चाइनीज़ ने मेरी सपोर्ट की थी, वहाँ पे एक बिल्डिंग बन गई, अब अगले महीने में वहाँ पे भी जो है वो शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा जंड हॉस्पिटल में हमारी कोशिश है, जंड की हमारे माएँ बहनें बेटियाँ जो है वो दूर दराज इलाका है और जच्चा बच्चा बड़े ख़तरे में रहते हैं, वहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम है। तो उस सरकारी हॉस्पिटल में एक जच्चा बच्चा सेंटर बड़ा अच्छे लेवल का, और उसके साथ डायलिसिस सेंटर जंड हॉस्पिटल में हम बनाने मतलब तकरीबन शुरू हो चुका है। पंजाब रेड क्रिसेंट का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उनके तावन से। और उसके अलावा जंड अपना हसन अब्दाल हॉस्पिटल में जो है वो वहाँ पे ब्लड बैंक की और थैलेसीमिया सेंटर की और डायलिसिस सेंटर की बड़ी ज़रूरत थी, वो भी जो है वो प्रोसेस में है। और वो भी अब जल्दी, वो सिर्फ इस बात पे थोड़ा सा है कि मैंने ये इंतज़ामिया से बात की कि मैं आपको ये बना दूंगा आगे चलाना, फिर आपने उस पर थोड़ा सा है वो भी तय हो जाएगा। वोकेशनल ट्रेनिंग का प्रोजेक्ट भी लेके गए हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग जो है वो फतेह जंग में ट्रेवटा के साथ मिल के वहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ प्रोग्राम जो है वो भी शुरू किए गए हैं। वो ब्रिगेडियर साहब जो हैं चेयरमैन, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पे वहाँ पे काफ़ी प्रोग्राम जो है नए वहाँ पे शुरू किए। उसके अलावा अभी देखिए जैसे 55 रुपये तेल महंगा हो गया, तो बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब मोहसिन नकवी साहब का और चेयरमैन CDA का, मेरी रिक्वेस्ट पे उन्होंने जो है वो इलेक्ट्रिक बसें फतेह जंग के लिए और हसन अब्दाल के लिए 50 रुपये उनका किराया है, और उसमें वाईफाई AC सारा। मेरे बेटे और बेटियां सुबह जो आते हैं यहाँ पे पिंडी इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में, और जो बाकी गरीब लोग अपने छोटे मुलाजमीन नौकरियों पे आते हैं, उनके लिए वो सहूलत में बड़ी सहूलत बनाने में कामयाब हो गए हूँ। 15 से 20 वाटर सप्लाईज हैं जो लोग बंद पड़ी थी, लोग पानी को तरस रहे थे, वो अच्छे लोगों से गुजारिश की, उनकी मेहरबानी से वहाँ पे सोलर लग गए, बहुत बड़े बड़े सोलर। और अभी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हसन अब्दाल शहर के लिए जो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें भी एक जगह मैंने रिक्वेस्ट की है, उम्मीद है वो भी करने में कामयाब हो जाऊँगा। तो ये सारे वो मंसूबे हैं जो हम इंशाल्लाह कर चुके हैं और कर रहे हैं, और अभी और आगे बढ़। तो इसमें पंजाब हुकूमत की मदद की आपको कहीं ज़रूरत नहीं पेश आई? पंजाब हुकूमत की मदद की बड़ी ज़रूरत है। उन्होंने हमसे मंसूबे मांगे थे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, जो हमारे रोड ख़त्म हुए हैं, वो मंसूबे 27वीं तरमीम में हमने उनको दिए थे, लेकिन अभी तक पड़े हुए हैं, उन पे आगे कोई प्रोसेस नहीं हुआ। इस तवक्को के साथ हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब शायद बिजी हैं, जब उनके सामने आएगा तो यकीनन वो हो जाएगा, तो वो भी एक अच्छी सपोर्ट जो है वो हमें मिल जाएगी। जी बिल्कुल ठीक। सरदार साहब यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद गुफ्तगू इस सिलसिले आपसे जारी रहेगा। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। सर, सूबे की अगर हम सियासत की बात करें, नून लीग के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद है और एक अंडरस्टैंडिंग के तहत एक फार्मूला वज़ा हुआ जिसके मुताबिक आप भी अहम तरीन आइनी ओहदे पर फाइज हुए। उस आइनी ओहदे पर फाइज होने के साथ साथ कुछ चीज़ें मज़ीद भी तय हुई थी, वो रिटर्न थी या वर्बल थी। ये आप बेहतर जानते होंगे कि पंजाब के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक रोल दिया जाएगा, उसके अंदर उसको काम करने का मौका मिले, पॉलिटिकली भी मर्ज करे और कुछ जगहों पे अपने आप को वो अवामी खिदमत के अंदर भी मसरूफ़ हो सके। अहम आइनी ओहदा तो मिल गया, लेकिन उसके बाद पंजाब के अंदर कोई आपको स्पेस नहीं दी गई। क्या ये खुद पीपल्स पार्टी उससे पीछे हट गई, हालात तब्दील हो गए, क्या वजूहात थी कि ये जो अहम आपका मुतालबा था उसके ऊपर कोई हमें अमली पेशरफ दिखाई नहीं दी? देखिए बहुत सारी चीज़ें थी जो उस वक्त डिसाइड हुई, मैं उस वक्त उस मीटिंग में मौजूद नहीं था। मैं तो उसके बाद जो है वो गवर्नरशिप अल्लाह ने मुझे दी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इत्मीनान किया रसूल खुदा औलाद रसूल की मेहरबानी से। तो उसमें जो चीज़ें तय हुई, जो बाद में मीटिंग्स होती रही, वो मेरे साथ जो है चल, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो इम्प्लीमेंट भी हुई हैं और बहुत सारी बाकी भी हैं, लेकिन स्लो प्रोसेस है और जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं हो रहा, चीज़ें बहुत स्लोली। जैसे अभी मैंने आपको कहा कि 27वीं तरमीम में जो है वो बड़े शिद्दत से हमें डिमांड की गई कि एक तो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ में एक मेंबरशिप हमें दी गई थी। 27वीं तरमीम में वो नाम गए पहले उससे और कहा कि फ़ौरन भेजें, अभी कर रहे हैं, और साथ स्कीम्स भेजें नोटेबल्स की। ये पेशकश थी या आप लोग की डिमांड थी? नहीं, ये उस डिमांड में मौजूद थे। पुराना जो एक
जो गवर्नमेंट अंडरस्टैंडिंग बनने पे जो एक Okay. एग्रीमेंट हो तो ये उसका हिस्सा थी ठीक। ये चीज़ें 27वीं तरमीम के मौके के ऊपर इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ बात हुई। इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चले कि ये फ़ौरन भेजें, वो भेज दी गई। उस वक्त बहुत प्रेशर पड़ा, लेकिन अब उसको भी हुए मेरा ख्याल है 6 महीने हो चुके हैं। अब तो 28वीं तरमीम की बातें हाँ, शुरू हो गई। 28वीं पे हम जाना चाह रहे हैं। तो वो अब डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ के कोई 8-10 ज़िले के नोटिफिकेशन हुए हैं, बाकी रहते हैं। और जो वो डेवलपमेंट की स्कीम्स हैं वो भी पड़ी हुई हैं नोटेबल्स की, उन पे कुछ नहीं हुआ। चीज़ें होती हैं लेकिन बहुत स्लोली होती हैं, जिस तरीके से होना चाहिए उस तरह नहीं। अगर उस तरह होंगी तो एक वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर होगा, एक इत्मीनान की फ़िज़ा बेहतर होगी और हम बेहतर तरीके से चल सकेंगे। एक ज़रूर है कि बहुत दफ़ा मैं ये बात कर चुका हूँ कि ये जो बना है सिस्टम, इस सिस्टम को चलाना मजबूरी है। पीपल्स पार्टी की भी मजबूरी है, नून लीग की भी मजबूरी है, क्योंकि इसके अलावा इस मुल्क को चलाने के लिए अब आपके पास ऑप्शन कोई नहीं है। तो हम बहुत बर्दाश्त के साथ, बहुत तहम्मुल के साथ और बड़ी मोहब्बत के साथ हमारी ये कोशिश है कि ये सिस्टम चले। और बार बार हम ये गुजारिश करते हैं कि एक वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर हो, चीज़ें ज़रा बेहतर तरीके से आगे चलें और आपस में इत्मीनान की जो फ़िज़ा है वो बेहतर हो। इस चीज़ की ज़रूरत है। आपने कोशिश तो की, लेकिन इस कोशिश के दौरान हमने देखा कि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कई मौक़े के ऊपर पंजाब हुकूमत को बहुत टफ़ टाइम दिया, पोलिटिकली बहुत सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया और परेशानी का आलम था कि ये कैसे हो सकता है कि पीपल्स पार्टी जो इत्तेहादी है नून लीग की, उसका गवर्नर इतना टफ़ टाइम दे रहा है। तो वो आपका अपना फ़ैसला था, आप उस वक्त जो तनकीद का निशाना बनाते थे नून लीग को, और उसके बाद फिर अचानक खामोशी हो गई। वो खामोशी कैसे हुई? ये कोई आपकी डिमांड्स मान ली गई? ये क्या हुआ था? नहीं, देखें, वो मैं जो टफ था वो भी नून लीग और पीपल्स पार्टी के बेहतरी के लिए था। अच्छा। कि देखें, अगर आपने सिस्टम को चलाना है, लोगों ने आपको इत्मीनान किया है, मुल्क को चलाना है, तो फिर आप चीज़ों को बेहतर करें। और उसके लिए फिर अगर मैं चुप रहूं तो ये किसी तरह मुनासिब बात नहीं है। उसमें मेरी कोई ये नहीं थी कि कोई खुदा न खास्ता कोई लड़ाई थी, लेकिन अमूमी ये होता है कुछ काम नहीं हो रहे, उनकी वजह से तनकीद का निशाना बनाते हैं कि इन पे प्रेशर बिल्ड हो, हमारे कुछ काम नहीं, हो। देखें, कामों की अब मैं उस पर क्या, कोई पॉलिटिकल बंदे को ज़रूरत होती है, पार्टी को ज़रूरत। एक बात टोटल इतनी है कि जो एग्रीमेंट हुए, जो बातें तय हुई, उस पर स्टैंड करना चाहिए और खुले दिल के साथ हमें खुले दिल से नून लीग को तस्लीम करना चाहिए और नून लीग को खुले दिल से पीपल्स पार्टी को। क्या नून लीग ने किया खुले दिल से तस्लीम? आजकल मैंने आपको कहा कि चीज़ें हो रही हैं लेकिन स्लो हैं। जैसे मैंने आपको पहले तो बिल्कुल ही उस वक्त जब मैं जिस वक्त की आप बात करें वहाँ बिल्कुल डेड लॉक। उसके बाद इतना है कि कुछ देखिए, एक मैं आपसे आप परसों मुझे मिले, ठीक है, मैंने कहा जी ठीक है आपको इंटरव्यू दूंगा, ठीक है। अब जब मैंने एक ज़बान से कह दिया तो फिर उसमें मैं आपसे भागना शुरू कर दूं, फिर आपको ना, तो फिर ज़ाहिर है आपको तकलीफ़ होगी, यार कितना बड़ा बंदा है, एक पंजाब के सबसे बड़े ऐनी दे पे बैठा और कैसा आदमी है कि इसकी ज़बान ही कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक। सरदार साहब, तो आप क्या आप समझते हैं कि डायलॉग ही एक ऐसा रास्ता है जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात कम हो सकती हैं? देखिए, मेरे ख्याल में तो ये यूं ही चलेगा, क्योंकि पीटीआई खान साहब की कामयाबी, एजिटेशन, लड़ाई झगड़ा, रौला रप्पा, जलसे जुलूस, अपना गालियाँ, गालम गलोच, तड़ियाँ, उनसे वो हुकूमत में आए। अब वो अपनी उस चीज़ को जो है वो छोड़ना नहीं चाहते। और आज तक पीटीआई का जो नुकसान और मुश्किल है उसकी वजह भी ये है, पॉलिटिक्स जो है वो दोनों चीज़ें होती हैं। आप अपने आप को मनवाते भी हैं, आप प्रेशराइज़ भी करते हैं, आप दिखाते हैं आपके साथ पब्लिक है, आप लोगों को सड़क पे निकाल सकते हैं, लेकिन आपका अपना मुल्क है, इसको उस स्टेज पे तो आप नहीं ले जा सकते कि डिफ़ॉल्ट के दाने पे आखिरी धक्का लगाओ, डिफ़ॉल्ट हो जाए। और अगर वो भी आपकी समझ में ना आए तो फिर इस पे बड़ा ये अफसोस का एक पहलू है। तो पीटीआई का नुकसान में भी इसी में है और मुल्क का नुकसान भी इसी में हो रहा है कि जो एक हटदर्मी की सियासत हो रही है। डायलॉग सबसे बेहतर चीज़ है, स्पेस आपको नहीं मिलती, लेकिन दुनिया में आप देखें कि बड़े बड़े लीडर जो हैं उन्होंने जो अचीवमेंट की वो डायलॉग के ज़रिए की, कोई लड़ाई झगड़ा या इस तरीके से नहीं की। तो मैं आप भी आपकी वसातत से पीटीआई को ये एक अपनी एक मुखलिस हो के, कोई बायस्ड हो के नहीं कि मैं पीपल्स पार्टी को और पीटीआई हमारे मुखालिफ है तो मैं, पीटीआई वाले भी मेरे भाई हैं, इस पाकिस्तान के शहरी हैं, उनसे बातचीत करना, उनको समझाना, उनसे जो है वो चीज़ों को डिस्कस करना, मैं हमेशा उनसे करता हूँ। अभी यूके में गया हूँ, वहाँ भी पीटीआई के लोगों से मिला हूँ, वहाँ के प्रेसिडेंट,
उनके अहदेदारों ने मुझे जो है वो डिनर पे बुलाया, मेरे से बातचीत हुई, मैंने आपसे उनसे उनकी बातें सुनी, आपने उनसे की। तो आपकी वसातत से मेरा उनके लिए ये राय है PTI के लिए कि वो डायलॉग पे आएँ। आज के दिन उन्हें स्पेस नहीं मिल रही, लेकिन साल पहले अगर वो डायलॉग उन्होंने शुरू किया होता भट्टी साहब, आज वो बहुत सारी स्पेस गेन कर चुके होते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। मेरी ये ज़ाती राय है। और अपनी जो उनकी पॉलिसी है उस पर वो गौर कर लें कि क्या वो जो 3-3.5 साल में जो कुछ उन्होंने किया उस पॉलिसी से कोई खान साहब को फ़ायदा हुआ, कोई PTI को फ़ायदा हुआ, कोई पाकिस्तान की आवाम को फ़ायदा हुआ, कोई मुल्क को फ़ायदा हुआ, तो फिर उस पॉलिसी पे कायम रहे। और अगर नुकसान ही नुकसान हुआ सबका, तो फिर मेहरबानी करें उस पॉलिसी को रिव्यू करें और कोई मुस्बत रास्ता निकाल के उसकी तरफ बढ़ें। मैं गारंटी से कहता हूँ आज डायलॉग शुरू कर देना, आज के दिन उन्हें स्पेस नहीं मिलेगी, मुझे पता है नहीं मिलेगी। लेकिन अगर इलेक्शन तक 3 साल तक डायलॉग के ज़रिए वो चलते रहे तो वो बहुत बड़ी स्पेस गेन करने में कामयाब हो जाएंगे। सर साहब, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बैकडोर चैनल इस वक्त कोई काम कर रहा है, वो पॉलिटिकल साइड से हो या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से? नहीं, वो तो मुख्तलिफ अदवार में मैं उसका हिस्सा नहीं हूँ या कोई प्रॉपर मैं उसको आपको साबित नहीं कर सकता या गारंटी से नहीं कर सकता। डायलॉग तो चलता रहा बैकडोर से, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। और मौजूदा सूरत हाल में मेरे ख्याल में वो जो बैकडोर चैनल है वो भी मुझे नहीं नज़र आ रहा, मेरे ख्याल में वो बंद हो चुका है। तो वो बैकडोर चैनल जो है उसको भी खोलना चाहिए, हुकूमत को भी खोलना चाहिए और अपोजिशन को भी खोलना चाहिए, और ओपन भी सामने डायलॉग जो है। देखिए असम्बली आपके अंदर, आप असम्बली के अंदर मौजूद है, आप सेनेट के अंदर मौजूद है, आप सेनेट में डायलॉग करें, चेयरमैन सेनेट की मदद लें, आप असम्बली में डायलॉग करें, स्पीकर की मदद लें, दोनों बड़ी अच्छी शख्सियात हैं। चेयरमैन सेनेट भी जोड़ने वाले बंदे हैं और स्पीकर नेशनल असम्बली भी बड़े ज़बरदस्त, बड़े ऑनरेबल हैं, और उनकी कोशिश होती है कि चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। तो इनको इस्तेमाल करके अगर डायलॉग की तरफ आएंगी चीज़ें काफ़ी बेहतर होंगी, मुल्क के लिए भी और अपोजिशन के लिए भी और हुकूमत के लिए। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर के साथ हमारा गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी बात करेंगे, पंजाब हुकूमत की कुछ कारकर्दगी के हवाले से भी उनसे बात करेंगे। तो ये सब कुछ जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। सर साहब, वज़ीर दिफा कहते हैं कि मुल्क में इस वक्त हाइब्रिड सिस्टम नाफिज है। क्या आप समझते हैं कि इस हाइब्रिड सिस्टम से मुल्क का निज़ाम ठीक चल रहा है, या जो कि हकीकी जमहूरियत के तकाज़े हैं उसके मुताबिक निज़ाम को चलना चाहिए? आप किस निगाह से देखते हैं इस हाइब्रिड निज़ाम को? देखिए, पिछले जो टाइम गुजरा, पिछले 2, 4, 5, 7, 8 साल, उसमें आप उस स्टेज पे पहुंच गए कि आपने हर तजर्बा आजमा लिया। पाकिस्तान पे आप देखें, डायरेक्ट बैरोक्रेट अपना सॉरी डिक्टेटर भी आते रहे, लूली लंगड़ी जमहूरियत भी आती रही, मुकम्मल जमहूरियत भी कुछ थोड़े टाइम के लिए आई, चल नहीं सकी, चलने नहीं दिया गया, और बैरोक्रेटिक इन्फ्लुएंस भी आया, सियासतदानों को भी आजमाया, बैरोक्रेट्स को भी आजमाया, फ़ौजियों को भी आजमाया, सारा कुछ आप करते रहे। अब आप इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि आज के दिन जो आपका ये हाइब्रिड सिस्टम चल रहा है, अगर ये आप ना चलाएं तो इसके अलावा आपके पास ऑप्शन कोई नहीं है। मुझे नहीं समझ आती कि इस सिस्टम को आप लपेट दें, कल के दिन आपको इस मुल्क को चलाने के लिए आपके पास क्या ऐसा तरीका है कि आप इसको चलाएं। मेरे ख्याल में इसी सिस्टम को चलाना पड़ेगा कि आज के दिन, मैंने जैसे पहले आपको कहा कि बहुत मेहनत की ज़रूरत है, लेकिन वो जो डिफ़ॉल्ट का दाना था, बहुत बुरी सूरत हाली, उससे तो आप निकले। आज के दिन दुनिया में जो आपकी इज़्ज़त है, पाकिस्तान की तारीख़ में वो इज़्ज़त नहीं हुई। तो चले, ये सेटिस्फेक्शन तो है ना कि हमने भूख काट ली, हम गुर्बत में नीचे आ गए, लेकिन आज कम से कम वो जो अपना गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनकी तरह हमने बड़ी बिल्डिंग न बना सके, हम और अपनी शोशा अलग उला ना कर सके। लेकिन आज के दिन देखें, दुनिया में इंतहाई मुश्किल सूरत हाल है, इंतहाई मुश्किल। तमाम ममालिक आप देखें तो मुश्किल में है, लेकिन पाकिस्तान आज के दिन मुश्किल में नहीं है, बड़े इज़्ज़त और वक़ार से खड़ा है और दोनों साइडों पे गुफ्तगू कर रहा है।
आज के दिन हमें ये कहते रहे कि जी 1 मिनट में अमेरिका कहेगा और पाकिस्तान अड्डे देगा। पुरानी तारीख इसी तरह है। बड़े बड़े फन खान जो है उनको अमेरिका ने सिर्फ स्ट्रेट अवे कहा यस या नो करो, तो वो नो नहीं कर सके और उन्हें यस ही करनी पड़ी। बिल्कुल सर साहब, ईरान पर अमेरिका और इसराइल ने एक जंग मुसल्लत की, लेकिन ईरान ने उसको बड़ा भरपूर जवाब दिया है और जो एक सुपर पावर की मिथ थी वो टूट कर रह गई है। आप क्या समझते हैं कि जो ईरान का मामला था और उसके बाद सऊदी अरब के साथ भी पाकिस्तान का स्ट्रेटजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है, इस सारे तनाजुर के अंदर और फ़लस्तीन का मामला भी हो, पाकिस्तान की जो सफारतकारी थी, पाकिस्तान की जो पॉलिसी थी, वो क्या बेहतरीन पॉलिसी रही है? बेहतरीन बेहतरीन। और हमने कोई अड्डे नहीं दिए, हमने कोई अमेरिका को फैसिलिटेट नहीं किया, हमने ईरान को मॉरल सपोर्ट दी। देखें, जंग जिस मुल्क पे लड़ी होती है वो खुद ही लड़ता है। अब पाकिस्तान इंडिया की जंग थी, पाकिस्तान नहीं लड़नी थी। चाइना, ईरान, बाकी हमारे तुर्की दोस्त मुखालिफ, उनकी मोरल सपोर्ट हमारे साथ थी। वो हमारी जगह आगे लड़ नहीं सकते थे। जंग ईरान ने खुद ही लड़नी है, हमारी सपोर्ट उनके साथ है। देखें, हम उन्हें ऑन करते हैं, हमारी पूरी कोशिश है, हम डिप्लोमेसी कर रहे हैं, हमारी पूरी कोशिश है जंग बंद हो जाए। ईरान को मुकम्मल सपोर्ट कर रहे हैं, इस्लामी ममालिक जो हैं उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक बड़े बेहतरीन तरीके से हम तो आज के दिन अल्लाह करे इसी तरह चलता रहे, विन विन पोजीशन में है। सारे हमसे राज़ी हैं, कोई नाराज़ नहीं है और हमें किसी से जो है वो, और जहाँ मेरिट की बात आती है वहाँ पाकिस्तान खड़ा होता है। तो ये सारी चीज़ें बेहतर तो हुई हैं ना। पाकिस्तान बनने से लेके आज तक एक ताकतवर मुल्क की सूरत में जिस तरह उभर के हम सामने आए हैं, इससे पहले कभी नहीं। और ये सबसे बड़ा जो है ना, देखें, एक जो गवाही होती है ना, वो अल्लाह की तरफ से अमानत होती है। अगर किसी गलत को सही कहेंगे, मेरे ख्याल में एक उसकी भी माफ़ी नहीं है। कुरान पाक में उसका जो है वाज़े तौर पे लिखा हुआ है। और अगर किसी अपना सही को गलत कहेंगे और छुपाएंगे, उसके लिए उसकी गवाही नहीं देंगे, तो ये भी बहुत बड़ी एक जो है वो ज़्यादती है। आज के दिन ये जो सारा इज़्ज़त और वक़ार अल्लाह ने हमें दिया है ना डिफेंस के शोबे में, वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब के मरून मिन्नत है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी होने के लिए, एक वो पाकिस्तानी कि जो इस मिट्टी में पैदा हुआ है और इसी में दफन होना है और किसी जगह नहीं जाना। अच्छा और टाइम हो, बुरा टाइम हो, जो मर्ज़ी हो, मरना इसी मिट्टी पे है, इसी मिट्टी के नीचे जाना है। तो मुझे इस मुल्क का बहुत बड़ा दर्द है और मेरा सर फ़ख्र से बुलंद है कि अल्लाह ने मुझे ऐसा आर्मी चीफ दिया है कि जो अल्लाह के ईमान पे खड़ा होता है और जो पाकिस्तानी कौम ने अपना पेट काट के इस डिफेंस को मजबूत किया, एटम बम बनाया, मिसाइल टेक्नोलॉजी लाई, एयरफोर्स को तकड़ा किया, भूख काट ली। सईद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था घास खा लेंगे, एटम बम बना लें, घास खाते रहे लेकिन मुल्क को तकड़ा किया। तो आज कम अज़ कम वो एक ऐसे हाथों में आया है कि जो कम अज़ कम अल्लाह के रसूल के ईमान पे खड़ा होता है और अल्लाह उसकी मदद करता है। और आज पाकिस्तानी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद है पूरी दुनिया में कि हम किसी के आगे झुके नहीं, हम किसी के आगे लेटे नहीं, हमने बोझदिली नहीं दिखाई, हमने कमज़ोरी नहीं दिखाई। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें एक ऐसा फील्ड मार्शल साहब की सूरत में बंदा दिया जो डेड ऑनेस्ट बंदा है, जो मुल्क की इज़्ज़त और वक़ार के लिए लड़ना चाहता है। अल्लाह उनको सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और पाकिस्तान इसी तरह इज़्ज़त और वक़ार के साथ मुल्क में जीता रहे। ये पाकिस्तानी कौम भूख निकाल लेगी, ये पाकिस्तानी कौम 1000 रुपये लीटर ले लेगी, लेकिन पाकिस्तानी कौम बेगैरती की ज़िंदगी जो है वो नहीं कबूल करती। तो अल्लाह का शुक्र है कि आज हम गैरत और इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सर साहब, आखिर में मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान के नौजवान जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, उनके लिए इस मौके के ऊपर आपका क्या ख़ास पैगाम है? बिलखसूस जो पाकिस्तान में एक सियासी सूरत हाल रहती है, उसके अंदर भी नौजवान बहुत डिवाइड होते हैं, समटाइम बहुत ज़्यादा वो इमोशनल भी हो जाते हैं, सड़कों पर निकल आते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। तो इस मौके के ऊपर आपका इन नौजवानों के लिए क्या पैगाम है? देखें, 64% झूठ है, अल्लाह का इनाम है और इन्होंने इस मुल्क को बनाना है, इन्होंने ये मुल्क को बिगाड़ना है। और ये जो हमारी यूथ है, अल्लाह ने बड़ा इनको टैलेंट दिया हुआ है और बड़े टैलेंटेड हमारे बच्चे हैं। बस मेरी उनसे गुजारिश यही है कि सबसे पहले पाकिस्तान है, लीडरशिप सारा कुछ जो है वो। जज्बाती कौम हम ज़रूर हैं, जज्बात में आके पटड़ी से नहीं उतरना, चीज़ों को सोचना है। आपने इस मुल्क को बनाना है, इस मुल्क को सही मकाम पे लेके जाना है, तो उसके लिए जदोजहद करें, अपना इज़हार करें। जो लीडर पसंद है उसको बिल्कुल वोट दें, उसको सपोर्ट करें, लेकिन जहाँ पे
मुल्क की इज़्ज़त वक़ार का, जहाँ के मुल्क को स्टेबल करने का मसला है, वहाँ पे अपना पॉजिटिव हिस्सा अपने मुल्क के लिए डालें। और इंशाअल्लाह आने वाला टाइम जो है वो पाकिस्तान के लिए, इंशाअल्लाह पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन और बाइज़्ज़त और बावकार टाइम है इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल ठीक। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान, जिनसे हमने बहुत तफसीली गुफ्तगू की। सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई। बतौर गवर्नर इस अहम आइनी ओहदे पर रहते हुए उन्होंने क्या खिदमात सर अंजाम दी, और सबसे बढ़कर आपको भी जानकर खुशी हुई होगी कि उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है। कोशिश की और उन्होंने अपने इलाके के अंदर लोगों की हकीकी मानों में काफ़ी हद तक खिदमत करने में कामयाब रहे। और सबसे बढ़कर जो नौजवानों के लिए पैगाम है, और ऐसे मौके के ऊपर जब पाकिस्तान ने मुश्किल तीन हालात के बावजूद आलमी सतह के ऊपर एक नुमाया मकाम हासिल की है, पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ है। सियासी इख्तलाफ ज़रूर रखना चाहिए, लेकिन सियासी इंतशार और तफरीक का बायस नहीं बनना चाहिए, तोड़ फोड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहिए कि ये ना हो कि बैरूनी क़ुव्वतें उसका फ़ायदा उठाएँ। तो ईद के मौके के ऊपर अपनों के साथ रहें, खुशियाँ बाँटें और भरपूर तरीके से इंजॉय करें, लेकिन इस मौके के ऊपर फ़लस्तीन और ईरान के अपने मुसलमान भाइयों को मत भूलिएगा। उन सबको भी हमने अपनी दुआओं में याद रखना है, और अपना आप लोग अपनी खुशियों में यकीनी तौर के ऊपर अब मसरूफ़ होंगे। तो आज के लिए इतना ही, और मैं यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।